गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का कैरियर टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लास्ट टाइम पे जब हमने आपको बताया था उसमें थोड़ा सा हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बात की थी कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। तो उनके विकास का क्रम को भी जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है। पहले जो कंप्यूटर था उसमें क्या क्या पार्ट्स थे, क्या क्या विशेषताएं थीं, उसके बाद उसमें कौन कौन से नए आविष्कार हुए, कौन कौन से नए विकास किए गए, इसको जानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताता है कि हमारे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस और कब कब चेंजेस हुए। जनरेशन in computer terminology is a change in technology a computer is or was being used। यानी कि कंप्यूटर जो यूज हो रहा था या यूज हो रहा है उसकी टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंज हुए। ऐसा नहीं कि एक माइन्यूट से चेंज से ही हमारा जनरेशन चेंज हो जाएगा। जब कुछ ऐसे माइलस्टोन्स अचीव कर लेगा जहाँ पे हमें पुराने कंप्यूटर और नए कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज में काफ़ी फ़र्क नज़र आने लगेगा, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर एक नया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। Initially the generation term was used to distinguish between hardware technologies। पहले ये केवल हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज के डिफरेंस को ही बताने के लिए जनरेशन शब्द को यूज किया जाता था। Nowadays generation includes both hardware and software which together makes up an entire computer system। बट आजकल की बात करें तो यहाँ पर हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का जो चेंजेस है टेक्नोलॉजी में उसको मिला करके हम नए जनरेशन की बात करते हैं। अब अगर हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो हमारे कंप्यूटर में जो अलग अलग लोग ऑथर अलग अलग बात करते हैं, बट लगभग सभी लोग इस बात से एग्री होंगे कि हम लोग 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात कर सकते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आज तक। ईच जनरेशन हैज़ बीन डिस्कस्ड इन डिटेल। हम लोग अभी आगे जो कर रहे हैं इसको हम लोग बाहर थोड़ा डिटेल में देखेंगे उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज चेंजेस आए। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टार्ट करें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, तो इसका जो काल माना जाता है, जनरेशन का डेट माना जाता है 1946 से लेकर के 1959 तक। तो इसके बीच में जो भी कंप्यूटर बने थे या यूज़ हो रहे थे उनको हम कहते हैं कि वो हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज फ्रॉम 46 टू 59। इसकी जो सबसे खास बात थी वो ये है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। राइट, वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में आप लोगों ने साइंस में स्पेशली फिजिक्स में पढ़ा होगा। वैक्यूम डायोड्स, वैक्यूम ट्रायोड, डायोड वॉल्व, ट्रायोड वॉल्व। जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा है उसके बारे में ज़रा बता दूं मैं। आपका जो वैक्यूम डायोड होता था वो एक छोटा सा नाइट बल्ब के आकार का होता था जिसमें 2 कनेक्टर्स होते थे और यहाँ पे एक फिलामेंट होता था। और जब यहाँ से ये इसके अंदर वैक्यूम होता था इसलिए इसको वैक्यूम डायोड बोलते हैं, और जो कि 2 है तो इसलिए डायोड। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती तो ये फिलामेंट गर्म होता था और इसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता था, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट कॉज्ड फ्लो ऑफ करंट एंड द फ्लो ऑफ करंट इज इन ओनली वन डायरेक्शन। तो ये हमारा डायोड, वैक्यूम डायोड कहते हैं इसको।
ठीक है, छोटे से बल्ब के आकार का होता था। सिमिलरली जो ट्रायोड होता था उसमें भी ऐसे ही बल्ब के आकार का ही होता था, बट इसमें हमारे पास एनोड कैथोड के अलावा एक ग्रिड भी होता था जो इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता था। इसमें 3 पैर होते, इसलिए ट्रांजिस्टर्स कहते हैं ना, नहीं वैक्यूम ट्रायोड, क्या कहते हैं, वैक्यूम ट्रायोड, या इसको हम लोग डायोड वॉल्व और इसको हम लोग ट्रायोड वॉल्व कहते थे। कुछ ऐसा ही होता था। आप लोग नए जनरेशन के हो तो आप लोग आईसी में डील करते हो, सारा कुछ आईसी बेस्ड है, बट हम लोग के ज़माने से पहले वाला ज़माना, यानी हमारे पिताजी का जो दौर हुआ करता था, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान आते थे वो सब डायोड वॉल्व या ट्रायोड वॉल्व बेस्ड होते थे। हमें याद है कि हम लोग के घर में बड़ा सा रेडियो हुआ करता था इस आकार का, उसमें ऐसे ही डायोड एंड ट्रायोड वॉल्व लगे होते थे। उसकी खास बात यह थी कि जब हमें कोई भी प्रोग्राम सुनना होता था रेडियो का, तो हमें कम से कम 10 से 15 मिनट पहले उसको ऑन करके छोड़ देना पड़ता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये गर्म होगा फिलामेंट, तब इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो अगर हमें 8 बजे का समाचार सुनना होता था तो हम लोग उसको करीब 7:45 बजे ऑन करके छोड़ देते थे। जब ऑन करते थे तो उसमें हल्की सी आवाज़ सूं करके होती थी, फिर धीरे धीरे ये आवाज़ बढ़ती जाती थी और कुछ देर बाद जाकर के आवाज़ गायब हो जाती थी। उसके बाद आपको ट्यून करना पड़ता था रेडियो स्टेशंस को, जहाँ पे आपको अपना समाचार सुनना है या गाना सुनना, जो भी करना है वो अपना उसके बाद का प्रोसेस था। तो आप सोचिए, ये जो डायोड वॉल्व और ट्रायोड वॉल्व होते थे, इसका आकार लगभग इतना बड़ा होता था, एक छोटे से नाइट बल्ब के आकार का। तो ये जो हमारे कंप्यूटर्स बना करते थे, कौन से, ये जो हमारे कंप्यूटर्स बना करते थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पर हमारा जो कहाँ से जाएगा भाई इसमें वापस, इससे, यस, वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये जो पहला जनरेशन का कंप्यूटर बने थे, ये ढेर सारे वैक्यूम डायोड्स, वैक्यूम ट्रायोड्स और रेजिस्टेंस कैपेसिटर्स से मिलके बने होते थे। तो ऐसा होने की वजह से जो सबसे बड़ा आपको इस जनरेशन के कंप्यूटर में फीचर दिखेगा वो ये था कि हमारे कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ी हो जाती थी। बहुत बड़ी, कितनी बड़ी, एक एक कंप्यूटर हमारे कई कई बड़े हॉल्स के बराबर का हुआ करता था। अब सोचिए, एक डायोड वॉल्व की साइज इतनी है, एक ट्रायोड वॉल्व की साइज इतनी है, और जिस कंप्यूटर में लाखों की संख्या में डायोड और ट्रायोड्स होंगे तो उस कंप्यूटर की साइज कितनी बड़ी होगी, ये आप अनुमान खुद ही लगा सकते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा फीचर ये था कि ऐसे कंप्यूटर्स की साइज हमारी बहुत बड़ी होती थी। क्यों? क्योंकि हमारा जो सर्किट बनता था सीपीयू का, उसमें लाखों की संख्या में डायोड और ट्रायोड वॉल्व्स के साथ साथ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस वगैरह यूज किया जाता था, तो उसकी साइज बहुत बड़ी होती थी। और दूसरी खास बात यह थी
कि भाई ये बल्ब जैसी चीज है, और आपने पुराने बल्ब देखे होंगे जो जिसमें फिलामेंट होते थे, वो बहुत जल्दी फ्यूज भी हो जाते थे। चल रही है, अचानक वोल्टेज ज्यादा हुआ, फ्यूज, है कि नहीं? तो पुराने जमाने के कंप्यूटर्स के बारे में सोचो, जिसमें लाखों की संख्या में डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व लगे हों, और थोड़ा सा भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ, क्या होगा? एक आध अगर आपका ट्यूब फ्यूज हो गया तो सबसे पहली चीज तो उसको खोजना बड़ा मुश्किल होता था, कौन सा फ्यूज हुआ, उसको रिप्लेस करना पड़ता था। तो ये जो हमारे कंप्यूटर होते थे, ये बहुत ही अनरिलायबल होते थे, यानी काम करते करते कभी भी धोखा दे देते थे। और एक चीज और था, ये जो वैक्यूम डायोड और ट्रायोड से बने कंप्यूटर होते थे, आपने कभी बल्ब को टच करके देखा होगा पुराने जमाने के, ये तो एलईडी बल्ब आजकल यूज करते हैं आप लोग, एलईडी के अलावा आप लोग सीएफएल भी यूज कर चुके हैं। ये उतने गर्म नहीं होते, फिर भी गर्म होते हैं। अगर आप उसके सामने खड़े रहें तो आपको पता लगेगा कि इसमें थोड़ी सी गर्मी है, टच करेंगे तो आपको पता लगेगा हाँ गर्मी है। तो पुराने जमाने के बल्ब अगर आप चलते में छू ले तो जल भी जाते थे, इतना गर्म होते थे। सोचिए एक बल्ब कितनी गर्मी पैदा करती है, और अगर हमारा पूरा का पूरा कमरा लाखों बल्ब से मिलके बना होगा तो उस कमरे की गर्मी या तापमान के बारे में क्या होगा, ये आप सोच सकते हो। वहां पे काम करने वाला व्यक्ति तंदूरी मुर्गा तो बन ही जाएगा। तो उस कमरे को, उस कंप्यूटर को ठंडा करने का भी उपाय किया जाता था। वाई? बिकॉज ज्यादा गर्म होगा तो गर्मी से ही बहुत सारी आपके ट्यूब्स फ्यूज हो सकती हैं। और स्टार्ट करने के लिए, जैसे हमने बताया डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, पुराने हमने रेडियो का एग्जांपल दिया, हमें 15 मिनट पहले उसको ऑन करना पड़ता था। ठीक उसी प्रकार से ऐसे कंप्यूटर पे काम करने के लिए भी आपको बहुत पहले से स्टार्ट करके कंप्यूटर छोड़ देना पड़ता था, तब जाकर के वो काम करने लायक बनते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था इस पर्टिकुलर दौर के, इस पर्टिकुलर जनरेशन के कंप्यूटर्स में। साथ ही साथ हमने बताया साइज बड़ी हो गई, दूसरा हमने इसके डिसएडवांटेज बताया कि ये बहुत ही अनरिलायबल थे, तीसरा हमने डिसएडवांटेज बताया कि इसको स्टार्ट करते वक्त थोड़ा ज़्यादा समय लगता था, और ये स्लो भी थे। दीज कंप्यूटर वेर वेरी 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 स्लो। अगर आज के कंप्यूटर से कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड इट डैम स्लो, बहुत धीरे काम किया करते थे। हालांकि ऑटोमेटिक था पुराने ज़माने के हिसाब से, जब हम लोग मैनुअली काम करते उससे तो फास्ट ही हुआ करता था, बट फिर भी ये आज के कंप्यूटर से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ही स्लो हुआ करते थे। अच्छा, और एक और डिसएडवांटेज जो हमारी नज़र में आ रहा है कि ऐसे कंप्यूटर्स बहुत सारी बिजली की खपत करते थे। पावर कंजम्पशन वाज वेरी हाई। सोचिए एक बल्ब कितना पावर कंज्यूम करता है, और उसी कमरे में अगर लाखों की संख्या में डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स वगैरह यूज किए गए हैं सर्किट को बनाने के लिए, तो वो कितना पावर कंज्यूम करेंगे ये भी आप समझ सकते हैं। तो इस दौर के कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि दे वर वेरी बल्की इन साइज, बहुत बड़े साइज में इनका बहुत बड़ा साइज हुआ करता था, नंबर वन। नंबर टू, दे वर वेरी स्लो इन वर्किंग एंड वेरी स्लो टू स्टार्ट अप। थर्ड, दे जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, ये बहुत सारी गर्मी पैदा करते थे। So they needed a special cooling system for the computer. तो कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए स्पेशल कूलिंग सिस्टम यूज किया जाता था।
आज जैसे एसी है उस तरह की एसी उस समय नहीं हुआ करती थी, तो उस समय कूलिंग टावर्स लगाए जाते थे, जैसा कि आजकल बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में यूज किया जाता है, अमोनिया बेस्ड, isn't it? In this generation, फर्स्ट जनरेशन की बात चल रही है, मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज्ड. पंच कार्ड, paper tape and magnetic tape was used as input and output device, and we used machine language for giving instruction to the computer. अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, अभी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हुआ करता था, इसमें हम लोग बेसिकली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया करते थे. नाउ थोड़ा सा मैं समय लेकर के आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक ओवरव्यू दे दूं. जो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई अलग अलग तरह के होते हैं. अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में डिटेल में देखेंगे, बट ये मान के चलिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का वो मेन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को काम करने के लायक बनाता है, जो आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, राइट? ये आपके कंप्यूटर को काम करने के लायक बनाता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है. अगर आपके कंप्यूटर में बाकी सब सॉफ्टवेयर हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपका कंप्यूटर एक कूड़े का डब्बा जैसा है, उसका कोई मतलब नहीं है. यानी कि कंप्यूटर को जीवंत जो बनाता है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी फिलहाल एक लेमैन की भाषा में समझाएं तो ये है. क्लियर? तो ये जो पुराना फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता था. ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता था? ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करते थे, जो भी हमें काम कराना होता था उसका एक बैच, एक कलेक्शन बना लेते थे. जैसे हमें 10 कमांड देने हैं, तो 10 कमांड को हम क्या करते थे, एक के बाद एक जगह पे स्टोर कर लेते थे. आमतौर पे स्टोर किस पे करते थे, ये हमारे पास हमने बताया, इनपुट डिवाइसेस के रूप में हम लोग क्या क्या यूज करते थे, पंच कार्ड, पेपर टेप्स, मैग्नेटिक टेप्स, ये सब क्या है, हमारे अलग अलग तरह के इनपुट डिवाइस थे. इन्हीं पे हमारा आउटपुट भी मिलता था. तो हमें जो भी काम करवाने थे तो पंच कार्ड में वो सारे कमांड्स, वो सारे इंस्ट्रक्शन दे देते थे. और ध्यान रखिए, ये जो इंस्ट्रक्शन देते थे ये हम देते थे मशीन लैंग्वेज में. मशीन लैंग्वेज जहाँ पे हम 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लैंग्वेज को क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज. ध्यान रखें कि पुराने कंप्यूटर्स में हम लोग अंग्रेजी जैसे शब्दों का यूज बिल्कुल नहीं करते थे. वहां पे जो भी काम करते थे 0 और 1 के कोड में करते थे. ये 0 और हर एक काम का कोड होता था. जैसे एडिशन का भी कोड 1 और 0 में होगा. जो 5 एक नंबर है, 7 एक नंबर है, तो 5 को भी 0 और 1 के कोड में लिखेंगे, 7 को 0 1 के कोड में लिखेंगे. ऐड करने का कोड जो होगा, मान लेते हैं 10101 है, तो 10101, 5 का कोड 101, 7 का कोड 111. तो ये दोनों को ऐड करने का एक इंस्ट्रक्शन होगा. समझ में आया? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में करते क्या थे कि हमारे पास जितने भी कमांड्स होते थे उनको कलेक्ट करके एक बैच बना लेते थे, और फिर बाद में हम उसे अपने कंप्यूटर को दे देते थे. अब कंप्यूटर क्या करता था, एक एक कमांड उठाता था, उसको बारी बारी से एक के बाद एक एग्जीक्यूट करता था. आज के कंप्यूटर की तरह नहीं कि आपने कमांड दिया, उसने एग्जीक्यूट किया, बीच में आपने और भी कमांड देते जा रहे हैं, है ना? अभी हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात करेंगे, रियल टाइम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑनलाइन, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, राइट? तो ये जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हुआ करता था, इसकी पहली खास बात है कि ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता था. दूसरा, इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग कुछ पुराने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस जो आजकल लगभग आउटडेटेड हैं, जैसे कि पंच कार्ड अभी कोई यूज नहीं करता है, ठीक है, इट इज आउटडेटेड. पेपर टेप ये भी आउटडेटेड है. पंच कार्ड में क्या होता था
पंच कार्ड में हमारे पास एक मोटे कार्डबोर्ड टाइप का, बहुत मोटा नहीं, हल्के मोटे कार्डबोर्ड का एक ऐसे स्क्वायर, थोड़ा जिसके आगे एक तरफ नॉच बना होता था, ऐसा कार्ड होता था जिसमें कई रोज और कॉलम में होल्स बने होते थे। होल्स का मतलब 1 और जहां पे होल नहीं है उसका मतलब 0। ऐसे 1 और 0 यानी कि होल्स और प्लेन के रूप में यहां पे डेटा स्टोर किया जाता था। ये हमारा क्या है, पंच कार्ड हुआ करता था। ये डेटा को इनपुट करने के लिए या स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। बाद में इस कार्ड को सुरक्षित रखना बहुत कठिन था। पुराना होने पे कार्ड ढीला हो जाता था, खराब हो जाता था, टूट जाता था, फट जाता था। तो कार्ड की जगह बाद में पेपर टेप यूज किया जाने लगा, एक लंबा सा रील पेपर का, जिस पे फिर वही चीज छेद और ऐसे, इसको पेपर टेप कहते हैं। ये तो उससे भी ज़्यादा डेलिकेट था, बट ये पुराने हमारे इनपुट डिवाइसेस थे, ठीक है। आज उसके बाद आया आपका मैग्नेटिक टेप। तो ये हमारे अलग अलग तरह के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस उस समय के हिसाब से यूज किए जाते थे। इज इट क्लियर? और अभी हमने ये भी बताया कि इस दौरान के कंप्यूटर में हम लोग क्या यूज करते थे, मशीन लैंग्वेज फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर। तो जरा सा फास्ट देख लें हमारे पुराने कंप्यूटर के विशेषताएं। मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या क्या हैं? पहला, ये वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, जिसे हम लोग बोलते हैं डायोड वॉल्व या ट्रायोड वॉल्व। दूसरा खास बात, ये अनरिलायबल थे, यानी बहुत जल्दी इसके ट्यूब्स फ्यूज होते थे और हमारा कंप्यूटर बहुत जल्दी खराब हुआ करता था। तीसरा, इट सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली। इसमें काम करने के लिए हमें कोड यूज करने पड़ते थे, बाइनरी कोड यूज करने पड़ते, 0 and 1। इट वॉज वेरी कॉस्टली, बहुत महंगे होते थे। आप समझ सकते हैं कि अगर हम एक छोटा सा अनुमान लगाएं, एक वैक्यूम ट्यूब बल्ब अगर आपका केवल 5 रुपए का भी मान लो या 2 रुपए भी मान लो, और जिसमें लाखों ट्यूब्स लगे होंगे, तो केवल ट्यूब की ही कॉस्ट हो गई कितने, 2 लाख 3 लाख रुपए तो खाली ट्यूब के कॉस्ट हो गए। उसके अलावा उसके सपोर्टिंग जितने भी कनेक्शंस थे, उसके अलावा उसमें बोर्ड जिसके ऊपर वो रखा जाता होगा, वो सब अगर जोड़ लिया जाए, ट्रांजिस्टर्स के अलावा अगर आपके पास रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है, उन सब का कॉस्ट जोड़ा जाए तो कई लाखों में एक कंप्यूटर का कॉस्ट आया करता था। और उसकी स्पीड अगर आज के कंप्यूटर की तुलना में देखी जाए तो बहुत ही स्लो हुआ करती थी। दे वर वेरी कॉस्टली एंड दे जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट। हमने इसकी चर्चा की, बहुत गर्मी पैदा करते थे और इसलिए हमें उस कंप्यूटर के रूम को ठंडा करने के लिए स्पेशल कूलिंग टावर्स की आवश्यकता पड़ती थी। दे यूज स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस जो थे ये भी बहुत ही स्लो हुआ करते थे। मैनुअली भी इसको पढ़ा जा सकता था, बट आप समझ सकते हैं कि देवर, आज के हिसाब से देखा जाए तो देवर अनयूजेबल, है ना। दे वर वेरी ह्यूज इन साइज एंड दे नीडेड स्पेशल एसी टू कूल डाउन। दे वर नॉन पोर्टेबल। हाँ, ये बहुत बड़ी बात हुई कि ये जो हमारे कंप्यूटर थे नॉन पोर्टेबल, क्योंकि एक बड़े बड़े हॉल्स के आकार का जो कंप्यूटर है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना लगभग नामुमकिन था, isn't it? And it consumed a lot of इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा बिजली की खपत करते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल इनियाक, इसकी चर्चा हमने लास्ट टर्न पे की थी, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650।
IBM जो है कंपनी का नाम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये आज भी कंप्यूटर बनाने में सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, कंप्यूटर के चिप्स बनाने में। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स के नाम हुए, ENIAC, EDVAC, UNIVAC, उसके अलावा IBM 701 एंड IBM 650। ये हमारे इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स हैं पहले जनरेशन के। आई होप आपको इस जनरेशन के बारे में जो हमने बात की वो समझ में आया होगा।